भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना और तीनों सेनाएं शिव का त्रिशूल है और अभेद्य लक्ष्य को भेदते हैं। 7 बंदे 5 घंटे तक पाकिस्तान के 150 सैनिकों के साथ लड़ते रहे। बम गिरता है, यहाँ से गर्दन कट करके दूर जाकर बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चल रहा था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी। किसी की गर्दन कटती है तो किसी का धड़ कटता है। काट लो तुम, हाथ भी काट लो, पैर भी काट लो, उफ नहीं करूंगा और जिंदा रहूंगा, ये मन में चल रहा था। ये चल रहा था। और सारे साथी एक एक करके शहीद हो गए थे। चारों तरफ से गोली। कब ये पता नहीं था कि 1 कदम चलने के बाद हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप मेरे दोस्त हैं, हम चल रहे हैं ना, आपस में हम जरूर करेंगे, अरे विष्णु जी, अरे अगर योगेंद्र मर जाता ना तो यार मेरे घर जाना, मेरे देखना मेरे परिवार को क्या कर रहे हैं। उसकी यहाँ से खोपड़ी उड़ी, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उसके गिरते ही उनमें खलबली मची, इनमें से कोई जिंदा है। टाइगर हिल की जीत ही कारगिल का यू टर्न था। उस समय हमारे केवल दिमाग के अंदर यही था, अपनी पलटन की इज्जत, अपने देश का जो सम्मान है उसको बढ़ाना है, और अपने परिवार वालों का, तो जब हमारा देश सुरक्षित है तो परिवार वाले भी स्वयं सुरक्षित ही होंगे। मैंने वो मंजर देखे हैं, ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे ऐसे लोग। गोली अगर आ रही है, उसका एक सूबेदार, एक सीनियर बैठा हुआ है, वो अपने जवान से कहता है, यार तुम ऐसे करो, यहाँ से चले जाओ। बोला क्यों साहब? अरे आपके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए, कोई बात नहीं। कोई संस्था में कहेगा, ये बॉन्डिंग बनाती है, वो बॉन्डिंग से लड़ते हैं। वही बॉन्डिंग थी, तब हम वहां जाकर के टाइगर हिल पे लड़ पाए। तो 7 बंदे 5 घंटे तक पाकिस्तान के 150 सैनिकों के साथ लड़ते रहे। इसमें किसी की गर्दन कटती है तो किसी का धड़ कटता है, किसी के हाथ कटते हैं, किसी के पैर कटते हैं। मैंने वो मंजर देखे हैं। अपने आप को दुश्मन से छुपाना भी है। हाइट ज्यादा है, 18,000 फीट ऊंची हाइट, दूर तक देख सकता है, दूर तक मार भी सकता है। तो अपने आप को छुपाते हुए दुश्मन के करीब से करीब, नजदीक से नजदीक पहुंचना है। तो रात का सहारा लिया, रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में बिना किसी मूवमेंट के पड़े रहते थे, फिर और रस्सियों के सहारे चलते थे। फिर तीसरी रात बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान, रस्सियों के सहारे चढ़ रहे थे। तो चलेंगे तो आवाज तो होगी, जोश दिलाने के लिए शोर शराबा भी होता है। तो पत्थर भी गिर रहे थे ऊपर से। दोनों तरफ पाकिस्तान के जब वो थे, पोस्ट थे। दिखाई दे रहा था? नहीं दिखाई दिए, दिखाई देते तो पहले उनको हम तहस नहस वो आपको देख सकते थे, वो हमें देख सकते थे। जब हमारी आवाज हुई, ऊपर से पत्थर गिरे, तो उन्होंने फायर खोल दिया। फायर खोल दिया तो हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। जब फायर खुला तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ चुके थे, बाकी नीचे थे। फिर उनको चढ़ने नहीं दिया। हम 7 जवान जब ऊपर चढ़े तो सामने उनके बंकर, फिर उनके बंदे खड़े हैं, दिखने लगा। 7 जवानों ने ऊपर चढ़ते ही अंधाधुंध फायरिंग किया। उसमें बैठे 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट पल भर के अंदर उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा था बस। और वहां टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, जो आपको बता रहा हूँ, 150 बंदे। उन्होंने को आभास हो गया, पता चल गया हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत करीब तक आ गई है। इतना जबरदस्त गोला बारूद शुरू हुआ, बम्बारमेंट शुरू हुआ। 20 मिनट तक तो सर नहीं उठाने दिया उन्होंने। उनकी आर्टिलरी, उनकी मोटार, उनकी MMG, उनके तमाम वेपन्स का फायर। 20 मिनट के बाद धीरे से जब फायर कम हुआ, फिर उनकी डेड बॉडी को निकाल करके बाहर फेंका, उनके मोर्चों को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया, फिर हम लड़ने लगे। फिर 5 घंटे लड़े। तो
14 साथी तो आपके रास्ते में ही रुक गए थे गोलीबारी की वजह से, जो पाकिस्तानी गोलीबारी हो रही थी। 14 बंदे रुके। 7 ऊपर गए थे। तो वो जो दृश्य था जो आप कहते हैं, मतलब वो अगर वहां से आप लौट के आके यहाँ इस वक्त बैठे हैं, वो बड़ा अद्भुत मंजर था और उन अविस्मरणीय पलों को कभी जीवन में भूल ही नहीं पाऊंगा। उनको तो मैं हर रोज जीता हूँ, जब आपसे बात कर रहा हूँ तब भी जी रहा हूँ कि 5 घंटे लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थिति आई तो शब्दों में शायद बयां करना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है कि हम बैठकर कैसे 2 बंदे ऐसे बैठे हैं, 2 हम ऐसे थे, 3 ऐसे थे। अचानक से पाकिस्तान के जवान ऐसे नज़दीक आ जाते हैं तो उस MMG थी हमारे पास, जो बंदे दूसरे बैठे थे उनके ऊपर आकर के आर्टिलरी का बम गिरता है तो उसकी बैरल डैमेज हो जाती है। जैसे बैरल डैमेज, क्योंकि धमाका ऐसे होता है तो जो पत्थर उछले वो बंदों को लगे, उनके भी बहुत जख्म हुए। ऐसे प्लेटून हवलदार था हमारा, हवलदार मदन, वो उसकी तरफ भागे, एकदम से बोला सर सर, आगे मर गए। उस प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज ही मेरी आंखों के सामने एक कानों में गूंजते हैं, वो दृश्य आंखों में घूमता है। उसने मुझे बोला योगेंद्र, अरे इस वेपन को उठा करके फेंक, इसके सिवा जीवन में आज कोई बचाने वाला नहीं है। वेपन उठा करके उनकी तरफ फेंका, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे थे उसी के ऊपर 7 बंदे खड़े, पाकिस्तानी में कसरी तो नज़दीक आ गई। कहाँ पर? ये खड़े। इतना बोल पाया था तब तक उसने ग्रेनेड फेंक दिया। दोनों के बीच में का ग्रेनेड फटता है, उस बंदे की यहाँ से उंगली कट करके दूर चली जाती है। इसको चोट लगती है, दर्द का एहसास उसी को होता है। से वो बोला यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ देखा, मैं कहा नहीं हाथ नहीं, उंगली कटी है। उसको फर्स्ट एड दिया। एक और जवान था वो भी जख्मी हो, उसको फर्स्ट एड दिया। यार तुम लड़ नहीं सकते हो, फायर नहीं कर सकते हो, ऐसे करो तुम नीचे कूदो, फटाफट अपनी जान बचाओ। अभी तक स्कूल में किताबों में पढ़ करके आया था कि एक फौजी अपने साथी के लिए अपना आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। पता है उन्होंने क्या कहा? अरे जीना है तो तुम्हारे साथ जीना, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना। क्या बात है। नहीं जाएंगे यार, हम नीचे कैसे जा सकते हैं? हम जैसे नए बच्चे, नए रिक्रूट, इससे बड़ी और प्रेरणा शक्ति क्या हो सकती है? तभी एक स्नाइपर वाला था, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आ रहे, तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों को बोला दौड़ करके उसकी हेल्प के लिए जाओ। गए हम वहाँ, जा रहा था तभी तो उनको शायद मेरा मूवमेंट दिख गया होगा, ऊपर से ग्रेनेड फिर फेंका हुआ। तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा, तो मैं जैसे खड़ा था एकदम से नीचे जा गिरा। मुझे लगा शायद मेरा पैर कट गया। नीचे गिरते ही उसे हाथ मार करके देखा तो पैर तो था, लेकिन जख्म बहुत गहरा था। कोई फील्ड पट्टी, कोई ऐसा साधन नहीं था, काले वाले पटके बांधे हुए थे। उसको धीरे से हेलमेट उतारा, पटके को खोला, ऐसे उसको फाड़ करके से बांध रहा था। तब तक तो ग्रेनेड आगे गिर गया। ग्रेनेड उसका एक स्प्लेंडर आकर के यहाँ लगा और यहाँ से पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा सुन्न हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लगा कि शायद आंखें चली गई हैं। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान, नाक से खून की धार बह रही थी। उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा था पाकिस्तानियों का, उससे बहुत देर तक मैं ब्लड साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। चल नहीं सकता था तो घिसट करके उस साथी के पास पहुंचा। पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके बैठा हुआ था, वो मेरे ठीक सामने था। एक साथी मेरी बगल में ऐसे बैठा। मैं उनको बोला सर आप मुझे फर्स्ट एड कर दो। बोला मैं करता हूँ, तू ही काम कर, फायर कर। फायर करने लगा। मैं देख रहा हूँ कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली। उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ सिर्फ यहाँ तक पहुँचा था और यहाँ गोली लगती है। इधर से पूरा सर मैंने निकलता हुआ देखा, पीछे से लेटते चले गए। हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल नहीं पाए।
ऐसे ही बगल में जो बैठा था ट्रेनिंग का साथी में, उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? बस यही इतना ही कह पाए। इतना ही कह पाए, उसको सीने में गोलियां लगती हैं। ऐसे लेट गया मेरी तरफ। पल भर में दोनों साथी शहीद हो गए। एक दौड़ करके एक आया बंदा, वहीं एकदम से बम गिरता है, यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरते। मैं देख रहा था वो बंदा बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चल रहा था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी और फिर जमीन पर जा गिरा। और ऐसे साथी ऐसे बंदूक ली भी है ना, ऐसी बंदूक थी बिना सर का, बिना सर के, और क्योंकि वो एकदम से प्राण नहीं निकलते हैं, तो वो 2 कदम चलते रहे। फिर गिर गया वो। एक और आगे आया, एक बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। जब ये शरीर के अंग कट करके जमीन पर गिरते हैं ना, किस तरह से उछलते हैं, तड़पते हैं, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस तरह से एक एक करके तमाम साथी शहीद हो गए। उसके बाद उन्होंने ऐसे चारों तरफ से हमको घेर ही लिया था। फिर उन्होंने गोलियों की बौछारें शुरू करी। किसी को सर में गोली मारने, किसी को चेस्ट में, किसी के पैर में। बहुत देर गोलियां बरसाने के बाद जो उनका कमांडर था, उसने बोला जरा इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। फिर आकर के एक एक को गोलियां मारने लगे। मैं देख रहा हूँ कि बॉडी ऐसे उछलती थी जब गोली मारते थे। तो उसने सामने वाले को बाला, बगल वाले को, मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी। देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है। अब आप कहीं बॉडी से धुआं निकल रहा है हाँ, गोली लगने से, हाँ, गोली और लगी। आप ऐसे देख रहे मैं हैं, देख रहा हूँ ऐसे दम करके। साधे हुए थे आप। और फिर पैर में गोली मारी, यहाँ से भी बहुत दर्द, बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन चुपचाप बड़ा सहता रहा। मतलब हिलने का मतलब था कि वो भांप जाता है, लेकिन आप गोली लगने पे भी चुपचाप था, हिले नहीं। ये सब अगर मैं कहूँ तो जिस चीज से हम आज हटते जा रहे हैं वो है आध्यात्मिकता। हमारे जीवन हमारी सांसों से चलता है। जिसने सांसों की साधना कर ली उसने जीवन को साध लिया है। शायद उस समय ये सांस ही थी जो सदी हुई थी, जो मेरे धैर्य को, मेरे साहस को, मेरे मानसिक संतुलन को उसने बिगड़ने नहीं दिया। अगर तेज सांस चलती है तो घबराहट हो जाती है। जो धीरे सांस और गहरी सांस होगी तो आपके मन और मस्तिष्क के अंदर एक शांति, एक तृप्ति देती चली जाएगी। आपको घबराहट नहीं होगी। फिर ये एहसास दिला देगी अगर करते रहो जो करना है। तो ये था कि यार काट लो, तुम हाथ भी काट लो, पैर भी काट लो, उफ नहीं करूंगा और जिंदा रहूंगा। ये मन में चल रहा था, ये चल रहा था। और सारे साथी एक एक करके शहीद हो गए। हाँ, और मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प करता चला आ रहा था, अपने आप से कमिटमेंट कर रहा था, मरूंगा नहीं यार, मार जितनी गोली मारनी है मार, तू हाथ पैर काटने तो काट। इतना विश्वास। और ये सत्य भी है। महाभारत, आपको ये विश्वास उस समय कैसे मिल रहा था कि मैं मरूंगा नहीं? हाँ, तो हम अपने आप से ठानने की कोशिश करते हैं। महाभारत में पिता में भीष्म थे, कमिटमेंट किया था उन्होंने, जीवन भर क्या किया, कमिटमेंट ही तो करे थे। और वो कमिटमेंट कितनी पावर, कितनी शक्ति इंसान को देता है, इसका लोगों को आभास नहीं है। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, बाणों की सरसैया पे थे, लेकिन अर्जुन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। तो कमिटमेंट करने क्यों, जो आपको मैं बताया, पहला पर्पज, पैशन, परफॉर्मेंस, पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, तभी आएगा। अगर आपके अंदर अनुशासन है तब आपके अंदर डेडिकेशन आएगा, दृढ़ संकल्पता आएगी। वही तो कमिटमेंट कर रहा था मैं। मार यार, किसान के बेटे थे, बहुत खेतों में जो ना हल चलाया था, बहुत गर्मियों में रहे थे, बहुत सर्दियों में रहे थे,
बहुत फावड़े से हमारे पैर भी कटे थे, दराती से जला हाथ कट जाते थे, बह खून कितना बहना है। तो वो कमिटमेंट आया दोबारा गोली मारने के लिए, हथियार उठाने लगे हमें, फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी, बस इतना था। अगर इसने सर और सीने में नहीं मारी ना, मुझे मार नहीं सकता। ये विश्वास था, ये विश्वास था उस समय अंदर चल रहा था। अच्छा, विश्वास। हम हारते कहाँ हैं? अपने विश्वास के कारण। दूसरा आपको कोई नहीं हरा सकता अगर आप खुद स्वयं हारना ना चाहें तो। ये तो मौत की बात है, जिंदगी और मौत की कगार पे खड़े हैं आप, लेकिन हम कमिटमेंट नहीं कर पाते। आज कमिटमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते, करते हैं, अडिग नहीं रहते। सुबह का कमिटमेंट शाम को तोड़ देते हैं, और शाम का कमिटमेंट को सुबह तक तोड़ देते हैं। रोज कमिटमेंट करते हैं, सुबह यार जल्दी उठेंगे, सुबह दौड़ने चलेंगे। जब सुबह होती है ना, अरे नहीं यार, अच्छा कल देखते हैं, कल देखेंगे, है ना, आज थोड़ा सो लेते। क्योंकि हम गुलाम होते जा रहे हैं, गुलाम, अपने आप के राजा नहीं है, न विचारों के, न मन के, न व्यवहार के। तो फिर कैसे होगा? तो वो जो कमिटमेंट है वो ताकत इतनी देता है। हाया मारने लगा, बाजू में पैर में गोली मारी, चला वो। तो पास से ही मारता होगा आके? हाँ, ऐसे ही पास से मारता था। और वो उसको समझ में नहीं आया कि एक बंदा अभी है। नहीं, कैसे आएगा? आएगा कैसे? ऐसे मार रहा है, निकल रही है गोली बाहर, हिल तो रहे नहीं बंदा, उसी मुद्रा में लेटे हुए हैं। देख रहा हूँ, आधी आंखें खुली ऐसे देख रहा हूँ। अरे वो समर्पण, समर्पित तो करो। हम रोज अल्लाह वाहे गुरु भगवान से मांगते हैं ना, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे। कभी तुमने समर्पण किया? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझ पर कुछ नहीं हो सकता, जो मर्जी है तू कर लेना। छोड़ो तो सही उसके हाथ में। मैं तो छोड़ दिया था। मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं, सामर्थ्यहीन हूं। तुम ही सामर्थ्यवान हो। देखो, तुम्हें जिंदा रखना है, मारना है, जो भी करना है। मारी उसने दोबारा से। सोच रहा था अभी, क्योंकि गोली मार के चला था, वो रुक गया। अच्छा, एकदम मन में आया, यार इसको पता तो नहीं चल गया? अभी मैं सोच रहा हूं मन में, पता तो नहीं चल गया? इतने तो वापस मुड़ गया था वो। वापस मुड़ते ही उसने टक नीचे से गोली फिर मारी, सीने की तरफ चला दी। लेकिन आप जिस परमात्मा को आपने सुपुर्द कर दिया, फिर एक न हजारों नहीं, कितना ही कुछ भी हो जाए, आपको वो आंच नहीं आने देगा। पर्स था, पैंट फट गई थी चलते चलते, इसलिए पर्स रखा था यहाँ। 5-5 रुपए के सिक्के थे, परमात्मा ने इकट्ठे कर दिए होंगे। प्लानिंग ईश्वर की। गोली लगी, डिपॉजिट हो गई। उस पल लगा मैं मर गया। अच्छा, जब उसने पलट के जब मारा दोबारा से, उस पल लगा, धक्का जो लगा ना गोली का, ओके, चूंकि उससे बैक हुआ ना, उछला, तो उस टाइम लगा कि मर गया। जो दूसरा बंदा था उसने वेपन उठाया, जाने लगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, उसी पाकिस्तानी सैनिक। हाँ। तब मुझे एकदम से चेतना आ गई दोबारा से। एकदम से आँख खुली, जिंदा है तू? तो मैं तो जिंदा हूँ। मतलब आपको लगा कि अब तो सीने में मार दिया गोली। हाँ, मैं तो जिंदा हूँ यार, मैं तो। फिर लगा यार अब तक नहीं मरा ना, अब मरेगा नहीं। फिर ग्रेनेड निकाला, पिन निकाली, फेंका। जो राइफल उठा रहा था, उसके कोट में हुड लगे होते ना, वो ठंड से बचने के लिए ऐसे डाल, हाँ, उसमें गिर गया वो। उस बंदे के? आपने ग्रेनेड? हाँ, मैंने ग्रेनेड फेंका तो उसके हुड में गिरा। जब तक हुड से निकालता ग्रेनेड फट गया, उसकी यहाँ से खोपड़ी उड़ी, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उसके गिरते ही उनमें खलबली मची, इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। कंफ्यूज हो गए। वही मौका था मेरे पास, वही मौका था मेरे पास।
मैंने दोनों हाथ ऐसे झपटे उसकी राइफल को, ये हाथ नहीं हिला क्योंकि इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हड्डी खत्म। बाहर थी मतलब? हड्डी निकल के बाहर थी। ये जो हाथ की हड्डियां थी ये सारा बाहर बाहर निकल गई थी सब, टूट टाट करके। हिला ही नहीं, कंधा हिला। तो लगा मुझे यार गया है तो, है ना। ऐसे हाथ, राइफल उसकी एक हाथ से पकड़ी, ऐसे पलटा मारा, वहां से फायर किया, 3-4 बंदों को मौत के घाट उतारा। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से फायर हुआ। उनके तो पैर उखड़ के भाग खड़े हुए। अच्छा, उनको ये आभास हो गया कि सेना आ गई। यहाँ सेना आ गई, फिर वो भाग खड़े हुए। फिर भी घिसटता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक आगे गया। तो जब 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके टेंट लगे हुए हैं, अरे बाबा, वेपन का डिप्लॉयमेंट, और वहां से वो भागते हुए मुझे नजर आ रहे। पाकिस्तानी। हाँ, बहुत देर वहां पर मैं पड़ा हुआ देखता रहा उस मंजर को। और उस समय आपके मन में ये चल रहा था कि नीचे जो 14 साथी, हाँ, उनको बचाना है, उनकी जिंदगी को बचाना, उनको सूचना देनी है कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। हिम्मत टूटने लगी थी, फिर हिम्मत को जुटाया, नहीं चल यार। फिर धीरे 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 वहां तक पहुंच पाया जहां पर शहीद हो रखे थे मेरे 6 साथी। हाँ, क्योंकि आप तो थोड़ा ऊपर चले गए थे वापस वहां। हाँ, फिर मन में उनके पास आते लगा, यार इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है, देखना यार। इतनी ताकत उस समय थी, जिंदा होता कंधे पे डाल अपने इन साथियों के साथ आप कितने दिन से थे? इनके साथ में 10-15 दिन से था। तो उनके एकदम से जब देखा किसी का ये सर बाहर, किसी के फेफड़े बाहर, फिर रोया मैं। अभी तक नहीं रोया था, तब रोया मैं उनको देख करके, बहुत रोया। और सच में जब हम रोते हैं ना तो हम आत्मा से जुड़ जाते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हैं। सोल से कनेक्ट होते हैं तो आप ईश्वर से कनेक्टेड है। बस उस प्रेम में, उस विरह में इतना रोया मैं, बहुत रोया। फिर शायद मैं अपनी आत्मा से जुड़ गया, परमात्मा से जुड़ गया, उस सुदर्शन चक्रधारी से जुड़ गया। एकदम से आवाज़ आई, योगेंद्र इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। क्योंकि इस योगेंद्र को ये पता नहीं उस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान कहाँ है। 19 साल का लड़का, 2 साल की, 2.5 साल की सर्विस, जिधर देखता हूँ उधर पहाड़, बर्फ। फिर जब वो आवाज़ सुनी, ये हाथ बिल्कुल टूट करके लटक गया था, ऐसे बांधने की चेष्टा कर रहा, बंध नहीं पा रहा। इसको उठा करके पीछे फेंका, कमर पे फंसाया, क्योंकि आपने इस हाथ को ऐसे उठा के यहाँ पे फंसा? हड्डी नहीं होगी तो जाएगा तो पीछे, सिर्फ मांस में लटक रहा था। मांस में लटक रहा। इसको उठा कर पीछे फेंका, कमर में फंसाया, फिर नीचे लुढ़का मैं। 500 मीटर नीचे गया, फिर अपने साथियों को सूचना दिया, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। तो और ऊपर का मगर सर ऊपर सब खत्म हो गए। ये सूचना पूरी ऊपर की जो भी इंफॉर्मेशन थी मैं उनको दिया। पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, उन टीम वालों ने। ये दिन का 2:30 बज गया था। कमांडिंग ऑफिसर बोला, इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाओ। कोई साधन संसाधन नहीं थे। जवान कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाए। शाम हो गई, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है। नीचे आया, जब इतना लहू बह गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद। कमांडिंग ऑफिसर बोला, बेटा मेरे को पहचानता है, मगर सब आवाज़ सुनाई दे, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। फिर उन्होंने अपने टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मगर साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। मतलब पानी नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने सुन लिया, डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने ग्लूकोज पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। फिर बोला, कुछ बता सकता है? मैं कहा, हाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम इन्फॉर्मेशन उनको बताया। फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर पता नहीं मुझे कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली, उसी रात को दोबारा से उस पहाड़ी पर हमारी टीम ने हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और उस टाइगर हिल की जीत ही कारगिल का यू टर्न था। उसके बाद सीज़फायर हो गया। नहीं, उसके बाद तो
सेना काफी अंदर तक चली हाँ, गई थी पाकिस्तान में, और परवेज वो नवाज शरीफ गिड़गिड़ाए अमेरिका में जाके। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ एक इंडियन आर्मी की अगर हम बात करते हैं, इंडियन आर्मी ये तीनों सेनाओं का, सेना मतलब तीनों सेनाएं, भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और तीनों सेनाएं शिव का त्रिशूल है क्या बात है। और अभेद्य लक्ष्य को भेदते हैं। हमारी नेवी ने इनके कराची बंदरगाह को तहस नहस कर दिया था। हमारे एयरफोर्स ने उस पहाड़ों के ऊपर गोलियों से, बारूद से आग ही आग लगा दी थी। इधर से थल सेना अपनी आर्टिलरी, तो ये तमाम जो सैनिक साथी हैं ये सब मिल करके एक कोऑर्डिनेशन से सब कुछ किया जाता है। और पाकिस्तान तो कर्क रोएगा, वो रोने लग गया था क्योंकि उनके पास 7 दिन का फ्यूल बचा था, बाकी फ्यूल ही खत्म हो गया था। उनको तो ये लगा था कि हम ऊपर बैठे हैं, हाँ धोखे से हम यहाँ रह जाते हैं, तब तक फैला लेते हैं अपना जाल, हाँ और फिर ये चढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, उनको तो कभी ये अंदाजा ही नहीं था कि हम इतनी हाइट्स पर बैठे, यहाँ से हमें कोई हटा देगा, हटा नहीं सकता। और ये दुनिया की जो राष्ट्राध्यक्षों ने भी बोला है, दुनिया के, ये तो पाकिस्तान था, हिंदुस्तान होता ना तो दुनिया कोई हिला नहीं सकती थी इनको, इतनी सामर्थ्य है। क्योंकि जब ये इतने ऊपर बैठे हुए इतनी हाइट्स में उनको मार सकते हैं, उनकी कबर बना सकते हैं, तो इनको कोई हिला नहीं पाता। और ये दुनिया के कठिनतम युद्ध में शामिल है ये। यस, दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों में से युद्धों में से एक है ये। और पाकिस्तान को इस बात का बहुत फायदा मिला। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए हैं, आपको नीचे से जाना है, तो एडवांटेज तो मिलता है ना हाइट वाले को। लेकिन उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा कि वहां भी ऐसे ऐसे योद्धा। हाँ, क्योंकि ऐसे ही भारत माता नहीं कहते हैं इसको। और ये पता जो चला था सर, किसी चरवाहे ने बताया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये भी इसलिए पता कि ये भारत माता है, इसके गर्भ से सिंगनी और शेर ही पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वर्दी पहनी है तो राष्ट्रभक्त हैं, हम सैनिक हैं। यहाँ एक सिविल वर्दीधारी भी राष्ट्रभक्त है। तो इस चरहा जो वहाँ पे बकरवाल था, उसने ये सूचना दी और उसी सूचना के आधार पर ये हुआ। मतलब ये सोच ही नहीं सका था इंडिया कि ये इतना बड़ा भी गद्दारी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, कि जब उसमें क्या था सर, कोई समझौता है ना अपने देश का। वो एक समझौता है कि उसमें सर्दी के समय में दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने बेस कैंप में आएंगी, और जैसे ही जो गर्मी का काल आएगा तो ऊपर चले जाएंगे। तो हम भारतीय सेना तो अनुशासन प्रिय सेना है, तो उसी कानून के तहत नीचे आ गए। और इधर क्योंकि ज़्यादा जो है उसकी तरफ विचार इसलिए भी नहीं गए, उधर इसलिए नहीं सोचा क्योंकि यहाँ दोनों देशों के बड़े दोस्ताने व्यवहार चल रहे थे। हाँ, काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, है ना। लग रहा था कि माहौल बदलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि नवाज शरीफ ये काम कर रहा है, ये परवेज मुशर्रफ ये काम कर रहा है, भीतर घात। तो ये क्योंकि इनको पता है कि हिंदुस्तान से हम सामने से कभी जीत नहीं लड़ सकते। शुरुआती जो मुश्किलें थी, किस चीज, क्या मतलब दिक्कतें भारत को? शुरुआत में इंफॉर्मेशन का क्लियर ना होना, फिर वेदर का, वेदर इतना था, दूसरी चीज़ें फिर आपको हाइट्स है उसमें भी चढ़ना है, तीसरा वेदर से लड़ने के लिए हमारे पास कोई इतना उस समय तक, क्योंकि हम अचानक से वहाँ पे भेजे गए तो इक्विपमेंट चाहिए, स्पेशल क्लोथिंग चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं थी, उनसे भी लड़ना है, दुश्मन से भी लड़ना है। इन्फॉर्मेशन सर करेक्ट हो तो अच्छी प्लानिंग की जा सकती है, तो प्लानिंग में भी दिक्कत आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो पहली बार एक जो बटालियन वहाँ पे पहुँची, जो बकरी चराने वाले चरवाहे ने जो सूचना दी, तो उन पर किस तरीके से उन लोगों ने हमला करके? हाँ बिल्कुल, वो जो कैप्टन सौरभ कालिया की टीम, कैप्टन सौरभ कालिया की टीम गई थी और उनको जो है ऐसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। ये 5 लोगों की टीम थी। उनको घेर लिया गया था और कैप्चर कर लिया उनको। और फिर हम देश और दुनिया ने सबने देखा कि किस तरह से अमानवीय क्रूरताओं का उन्होंने हदें पार करी
उनकी छिन्न भिन्न कर दी थी बॉडी को, और जब देश को वापस लौटाया तो सेना ही नहीं पूरा देश बदले की आग में झुलसने लगा था। तो वो एक फौजी एक अकेला नहीं, पूरा राष्ट्र उससे कनेक्ट होता है, तो आत्मिक लगाव होती है। तो ये धोखा इनके साथ कालिया जी जब गए ऊपर, तो कालिया साहब के साथ ये धोखा कैसे हो गया? क्योंकि ये तो पता था कि वहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं, ये नहीं पता था कि यहाँ पे आर्मी बैठी है, ये पता था कि यहाँ पे यार टेररिस्ट हैं, एक दो कोई टेररिस्ट होगा। टेररिस्ट समझ के। हाँ, टेररिस्ट समझ के। ओके। क्योंकि वो ड्रेस में थोड़ी रहे, वो तो पठानी सूट में रहे भाई साहब। ये कहा जाता है कि उसमें टेररिस्ट और सेना दोनों मिलकर पूरी सेना ही थी, पूरी सेना। तो टेररिस्ट का वो लेते हैं, आड़ लेते हैं, ढकते हैं अपने को ढकना है। ये पाकिस्तानी सेना के बारे में कहा जाता है कि ये लाशों के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। बहुत बहुत इनमें कट्टरपंथ थी। क्योंकि जब आप जिसमें जब कट्टरपंथ आ जाती है ना, कट्टरवादी था, वो इंसान की इंसानियत को खत्म कर देती है। ठीक है, वो फिर उसमें रहम दिल नहीं होता। और भारत बड़ा रहम दिल है, बड़े, उन्होंने तो अपनी डेड बॉडियां तक नहीं ली। हिंदुस्तान की फौज ने उनकी बॉडियों को नीचे उतारा और एक सैनिक के रूप में उनको संस्कार किया। अच्छा, यस। लेकिन उन्होंने हमारे जो लोग गए थे, उनको 5 लोग, उनको कालिया जी जो गए, उनकी बॉडियों को कट करके दिया था, कट कर दिया था। ठीक है, इसके पीछे क्या मकसद था? एक भय पैदा करना, दहशत पैदा करना, एक डरा देना कि हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं। तो 5 जवानों को कट कर दिया था। कट करके फिर कैसे उनकी बॉडी मिली? अंग काट दी थी, उंगली कटी हुई थी, आंखें निकालनी थी, नाक काट दी, कान काट दिए। तो इस तरह से जो है टॉर्चर, मनोवैज्ञानिक दबाव। तो उनको ये पता नहीं है कि यार हम तुमसे बड़े जो ना, तुम हमें डरा नहीं सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि हम मानवता की जो सीमाएं हैं उसको उसके अनुसार चलते हैं। हम तो देखो, जिंदे में दुश्मनी हो सकती, मरने के बाद बॉडी से क्या दुश्मनी है। और वो भी एक देश का सैनिक है, हम भी एक देश के सैनिक हैं। वो अपने देश की तरफ से लड़ रहा है, हम अपने देश की तरफ से लड़ रहे हैं। कोई व्यक्तिगत लड़ाई भी नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं। और ये क्योंकि ये ना जमीन की, सब पूरी दुनिया में जमीन का तो झगड़ा है, सरहदों का। और ये जमीन वहीं रहती है, हजारों लाखों करोड़ों लोग उस जमीन के लिए कट मर जाते हैं। जमीन न कटती है न घटती है। अब तो मोबाइल का वक्त है सर। उन दिनों जो पत्र लिखने का चलन था, तो जब वॉर में जाते थे तो किस तरीके के खत लोग लिख के जाते थे? क्योंकि उनको तो पता नहीं होता था कि वापस आएंगे नहीं आएंगे। नहीं, बस यही, वो भी जाते समय भी यही, हाँ ठीक है यार, मैं ठीक हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना, इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, आप मेरे दोस्त हैं, हम चल रहे हैं ना, आपस में हम जरूर करेंगे, अरे विष्णु जी, अरे अगर योगेंद्र मर जाता ना तो यार भाई घर जाना, मेरे देखना मेरे परिवार को क्या कर रहे हो, मेरी पत्नी से जाकर के मिल के आना, ठीक है, कुछ पैसे मेरी बेटी के नाम करवा देना। ये सब बातें होती हैं। हाँ, चलते चलते बातें होती है। कोई ऐसे नहीं बैठ जाता है बोला भाई मर जाएंगे अब कैसे करना। अरे ठीक है, मर जाऊंगा ना तो एक बार घर जाना। मुझे सौभाग्य मिला, मैं पिछले साल 527 में से 300 प्लस उन फैमिली से मिला रजत जयंती समारोह में। और उनको यूथ के बीच में लेके आया, जो ये यूथ है आज का, जो ये इनको पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जिनको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ये बड़ी कठिन लगती है। इस कठिनाई से इतने वो टूट जाते हैं, फांसी का फंदा लगा रहे हैं, कोई साला ऊपर से कूद करके आत्महत्या कर रहा है। ठीक बात है। इनको देखो ना, मैं तो बोलता था 2 लाख स्टूडेंटों के बीच में उनको खड़ा किया, मगर देखो ये वो बेटी है, भारत माँ की बेटी, जो 21-22 साल की रही होगी। और ऐसी ऐसी बेटियां थी, ऐसी ऐसी वो माएँ थी, इसका 1 महीने का गर्भ पेट में, उसने अपने पति को राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया। उस 1 महीने के गर्भ के ऊपर 25 साल
जीवन का संघर्ष लड़ा है और आज आपके बीच खड़ी है। ये एक मुझे गजब का संयोग लगता है इस पूरी कहानी में कि पिता फौजी परिवार का एक बच्चा जो छोटा है, वो पिता से पाकिस्तान और चाइना वॉर की लड़ाइयाँ के बारे में सुनता है और फिर आप अपने मन में ये सोचते हैं कि मैं भी लड़ूंगा, युद्ध लड़ूंगा पिता की तरह, मैं भी फौज में जाऊंगा। ये गजब की बात है कि वो सारी चीज़ें होती चली जाती हैं हूबहू। ये पूरा सपना ही लग रहा है कि आपके आगे एकदम घटित होता रहा। उस समय 6 क्लास में था और 6 क्लास में पर्पज ऑफ लाइफ मिल गया, जाना है युद्ध में, जाना है युद्ध लड़ना है। पिता की पुरानी वर्दियां थी, अच्छा, उन्हीं को जो है अपने टेलर से सेट करवा करके अपने हिसाब से उन्हीं वर्दियों को पहनने लगे। अच्छा, एक अलग फील होने लगा। उनके बूट रखे होते थे, वो फौजी बूट, उनको पहनना शुरू कर दिया, वर्दी पहननी शुरू कर दी, क्योंकि वो भाव आने लगे ना, उनको जीने लगा ना। तो 6 क्लास में ये घटना घट रही थी। उसी टाइम पे अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ लिया कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है, जिस पर पाकिस्तान की फौज गुमान करती थी, गर्व करती थी कि इन्हीं पैटर्न टैंकों से हिंदुस्तान की फौज को नस्त नाबूद करेंगे हम। और उसको एक जवान उनके 8 पैटर्न टैंकों को नस्त नाबूद कर देता है और हंसते हंसते वो माँ भारती की गोद में सो जाता है। यार वो बंदा कौन है? अब फिर वो टाइम आता है सर जब आप ज्वाइन कर लेते हैं फौज। हाँ बिल्कुल, मैं 12th में आया ही था, अभी 2-3 महीने की 12th की पढ़ाई शुरू हुई थी। भर्ती निकली और मैं जब भर्ती देखने के लिए गया, और माँ ने मना किया था कि इसको मत भेजो, ये सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माँ एक ऐसी है कि उसको बच्चे की हर कमजोरी, हर उसकी ताकत का आभास होता है, हर गुणों से वाकिफ होती है। देखा पहली बार में सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भाई ने, पिता ने, सब ने कहा अच्छा इसके लिए अलग से वैकेंसी है क्या? बोला देख लेना। तो मैं पहली बार गया भर्ती देखने के लिए मेरठ, जाकर के उस दिन दौड़ थी, दौड़ कर ली, फिजिकल ट्रेनिंग पास कर लिया उस दिन। अगली बार गया मेडिकल हो गया, 3rd बार गया रिटन दे कर के आए, 4थी बार में मेरिट लग गई, सेलेक्ट। और 27 दिसंबर 96 जबलपुर ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट कर दिया। कश्मीर ट्रेनिंग जबलपुर में, फिर पहली पोस्टिंग कश्मीर में। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मैं कश्मीर गया नहीं था, मुझे मेरे परमात्मा ने वहां भेजा था, क्योंकि बड़ी चीज को करने से पहले छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं, तैयार किया जाता है। तो परमात्मा को मालूम था उस धरती पर कुछ दिन के बाद बड़ा युद्ध होने वाला है, तो बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना जरूरी है। इसलिए वहां तो वो युद्ध ही था, वहां पे भी टेररिस्टों के साथ में एक युद्ध था, उसमें 1.5 साल 1-1.25 साल हुआ था। बहुत सारे टेररिस्टों को मारने का मौका मिला, उनकी एक्टिविटी को देखने को मौका मिला, बहुत कुछ सीखा उनसे। और इतने परिपक्व होते चले जा रहे थे, इतने निडर होते चले जा रहे थे, और तभी एक कारगिल शुरू हो गया। और इस कारगिल में उस पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान रहा, ये कश्मीर वाले का, कश्मीर का भी, ट्रेनिंग का भी। क्योंकि हम किसी भी जैसे स्पोर्ट्समैन का ना, वो 10 सेकंड का गेम देखते हैं, है ना, जीत और हार वाला, लेकिन उसके 10 साल के पीछे के पसीने की मेहनत को नहीं दिखता, है ना। वैसे एक फौजी का जो ना वो जो नाम है वो दिख जाता है, लेकिन उसके पीछे कितना लहू और कितना पसीना, कितने रातों की नींद उसकी गई है, वो किसी को नहीं दिखाएगा। लोहे को ना मिट्टी में जितना ज़्यादा चलाते हैं तो क्या होता है, धार शार्प हो जाती है। तो वैसे ही फौजी को जितना ट्रेनिंग, हर तरह की जो है उसको नॉलेज होगी, जितना उसको ज्ञान होगा, उतना वो हर चीज़ में सक्षम होगा, हर परिस्थिति से निकलने में वो कामयाब होगा और अपनी जीत को सुनिश्चित करेगा।
वर्ष 1998 धीरे धीरे कश्मीर। कश्मीर समाप्त होने लगा। उसी टाइम परमाणु परीक्षण हुआ था 98 में, पाकिस्तान ने भी किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को ये आभास हो गया कि यार दोनों मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। वो मानवता के पुजारी थे, राष्ट्रभक्त थे वाजपेयी जी। वाजपेयी जी। उन्होंने विचार किया कि या नहीं, जब हम पड़ोसी से दुश्मनी रखेंगे तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो हम पड़ोसी से दोस्ती करते हैं ताकि हम अपने आप को अच्छा फील करें और उन्नति करें। दोस्ती का हाथ बढ़े। लाहौर बस यात्रा, समझौता एक्सप्रेस, तमाम चीजें, एक नया वातावरण बनने लगा। लेकिन परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम तरक्की करे। अपने प्रधानमंत्री को भी झूठ बोल दिया और झूठ बोल करके उसको भी नवाज शरीफ को धोखे में रख करके, जहाँ दोस्ती का वातावरण चल रहा है, हाथ मिलाए जा रहे हैं, वहाँ वो कारगिल बटालिक द्रास में अपनी सेना का जाल बिछाया जा रहा है। परवेज मुशर्रफ पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ था कि यार हिंदुस्तान ने मेरे देश के 2 टुकड़े करे, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश। आज मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ, तो आज कम से कम ये ले वाले क्षेत्र को तो अपने कब्जे में कर लें। अच्छा, निशाना वही था। मकसद। और ले वाला क्षेत्र आने से उसको कश्मीर आसानी से मिल सकता था। क्योंकि रास्ते नहीं थे। हाँ, तो उसने उसी प्लानिंग से जो है ना ये चीज की, लेकिन भूल गया हिंदुस्तान की फौज है। तुम 17,000, 18,000 क्या 20,000 या 21,000 पे भी बैठोगे, तुम्हारे पास तमाम दुनिया भर की टेक्नोलॉजी होगी, फिर भी हिंदुस्तान का सैनिक तुम्हें वहीं चढ़ करके तुम्हारी कब्र बनाएगा। लड़ाई टेक्नोलॉजी से नहीं, जिगर से लड़ी जाती है। क्या बात है। और जिगरा जितना हिंदुस्तान के पास है उतना दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ये जिगरा भी कब आता है ना, ये जब आता है जब व्यक्ति डिसिप्लिन होगा, उसका चरित्र बहुत ऊंचा होगा, उसमें जब निस्वार्थ भाव होगा, तब उसका जो है ये चीजें बढ़ती, साहस पैदा हो, ये साहस पैदा करते। तो उसी से लड़े। यहाँ इधर उसने ये शुरू कर दिया। मैं शादी करने के लिए घर आया हुआ था 99 में। तब आप कश्मीर में, आपकी पोस्टिंग थी। हाँ, 5 मई की शादी थी। 20 मई को जो वापस लौटा तो मुझे जम्मू पता चला कि हमारी बटालियन जो कश्मीर वैली में थी उसको द्रास भेज दिया गया है। आप ये सोचिए कि आप किसी मिठाई की कल्पना कर रहे हैं बचपन से, बड़ा होऊंगा तो ये खाऊंगा, बड़ा होऊंगा तो ये खाऊंगा, और जब वो आपकी मिठाई दिखने लग जाए तो क्या होगा? दौड़ पड़ेंगे आप उसको। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से मैं उस युद्ध की कल्पना करता हुआ उसको जीता आ रहा था, स्कूल के वक्त से, एक स्कूल के वक्त से। और आज जब वो जैसे सुना कि कारगिल का मौका आ गया, अरे वो जिस पलों को यार जी रहा था, उसको इमेज कर रहा था, आज वही ये लोग बता रहे हैं। उस समय बस ऐसा लग रहा था कि कब उड़ करके पहुंचाऊं। अच्छा। 2 दिन के बाद मैं पहुंचा तो द्रास में सबसे पहले तोलोलिंग पहाड़ी, उसके ऊपर हमारी जो बटालियन थी उसने 22 दिन युद्ध लड़ा। 18 ग्रेनेडियर 22 दिन में हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर उस 22 दिनों में, और 21 जवानों को हमने खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता हमें उस पहाड़ी पर मिली, तोलोलिंग। और जब एक सफलता मिल जाती है तो एक जीत का मोमेंटम बन जाता है, एक उत्साह बढ़ जाता है। फिर हमें टाइगर हिल को कैप्चर करने का मौका मिला,
फिर टाइगर हिल, क्योंकि हाइट ज़्यादा थी तो एक विशेष टीम का पुनर्गठन हुआ जिसको घातक प्लेटून, घातक खतरनाक। खतरनाक कैसे? उसमें हर तरह का वेपन होता, हर तरह का टैलेंट बंदों में होता है। तो मैं उसमें शामिल हुआ। कितने लोगों के ये 21 जवानों की टीम। 21 जवान अलग अलग फन के माहिर Yes. लोग। हाँ। और जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर था उसने इस टीम को ही चुना कि ये सबसे पहले जाके हमला करेगी। अगर कुछ परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो इसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंपनियां, दूसरे बंदे तैयार थे। जब माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो वो जो हवा चलती है, बर्फीली हवा, स्किन को फाड़ देती है। अगर 1-1.5 घंटे भी बाहर खड़े हो जाए तब भी स्किन फट जाती है। तो वो तो फटी हुई थी, खून टपकता था, लेकिन उस खून की परवाह कौन करता। मेरे को जानकारी नहीं थी, आपकी किताब में नहीं पढ़ पाया। अब इसकी सारी डिटेल जानकारी मुझे किताब से मिलेगी। बिल्कुल, किताब जो है द हीरोज ऑफ टाइगर हिल। इसमें इस बुक में मैंने ये दर्शाया कि किस तरह से एक गांव में एक सिपाही तैयार होता है और किस तरह की उसकी जो संस्कार होते हैं उसको मैंने दर्शाया कि इतनी आत्मीयता थी गांव के अंदर, कितनी संस्कृति थी। ये संस्कृति, ये संस्कार, ये गांव के खेलना, गांव की जो एकता, ये हमें जीवन में कितनी बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ देती है। ये दर्शाने की कोशिश किया। ये जीवन का पूरा उस लड़ाई का वर्णन किया कि हर गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आप इस तरह के रास्तों को अपना करके चलते हो। तो सर अब कभी कभी तो आपको यकीन नहीं होता होगा कि टाइगर अभी भी जिंदा है, क्योंकि आप तो मौत के मुंह से ही निकल के आए। नहीं, बिल्कुल ये है कि आज मैं बहुत दिन सोचा था मैं जिंदा क्यों हूँ, लेकिन फिर आभास हुआ अंदर से ये आवाज, योगेंद्र जिंदा इसलिए है क्योंकि वो जो साथी जो शहीद हुए ना वहाँ पे, उनकी वीरता, शौर्य और पराक्रम को दुनिया को बताने के लिए कौन बताएगा। आपने टाइगर हिल के असली टाइगर से उस कारगिल की कहानी सुनी। इससे बेहतर कोई क्या ही सुना सकता है कहानी, जो खुद उस कहानी का एक हिस्सा था, किरदार था, एक लिविंग लीजेंड। तो थैंक यू सो मच सर। हमें बड़ी आत्मसंतुष्टि है सर कि आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद सर।